चलिए बेटा, नेक्स्ट इज 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। वैसे तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही है, बट बेटा एक ठीक ठाक सा सवाल बन पाता है 3 ब्लॉक प्रॉब्लम का, जिसमें एक ब्लॉक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, 3 ब्लॉक पड़े हैं और उनके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस वगैरह दे रखे हैं तो कैसे कैसे सिचुएशन को सॉल्व करना है उस पर भी सवाल बन सकता है। तो एक छोटा सा सवाल करते हैं। देखिए आपके पास बेटा ये एक स्मूथ सरफेस, यहां पर बड़ा कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वाले सरफेस बड़ा आपके स्मूथ है। इस स्मूथ सरफेस पर एक 7 kg का ब्लॉक है, जिसे बेटा मैंने ब्लॉक ए बोल दिया है। इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक बी दैट इज ऑफ 3 kg। इसके ऊपर एक और ब्लॉक सी जिसका मास है 2 kg। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है और इनके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। इतना सा काम बेटा। 3 सवाल पूछ लेते हैं एक बार में, है ना बेटा। मैंने इस 7 kg पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा रखा है एंड लेट्स से बेटा दैट फोर्स इज 10 न्यूटन। बेटा एक गिवन है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। बेटा हर ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन निकालना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम, और बेटा उनके बीच में कितना कितना फ्रिक्शनल फोर्स वो निकालना है। चलिए बेटा करते हैं, जैसे बेटा अपन करते हैं वैसे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए केस 1, बेटा हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं। केस 1, लेट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ये मानते हुए कि बेटा मैंने 10 न्यूटन से सामने की तरफ खींचा तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है सामने की तरफ आ रहा है। नीचे वाले सरफेस थोड़ा स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंटरनल है। फेयर एनफ। तो इस सारे के सारे अरेंजमेंट को हम सामने तरफ खींच रहे हैं 10 न्यूटन से। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अच्छा, बी और सी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा मैं उसको F1 बोल रहा हूं। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप बोलोगे सर म्यू 0.3, सो बेटा 0.2 इंटू यहां पर नॉर्मल। बेटा देखना 20 न्यूटन नीचे 20 न्यूटन ऊपर, बट दैट इज 20, नॉर्मल की वैल्यू 20, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 4 न्यूटन। फेयर एनफ। इस 3 kg ब्लॉक की अगर बात करें तो 3 kg ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस हैं? 3 kg ब्लॉक पर 2 kg ब्लॉक ने नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, नीचे की तरफ बेटा ऑफ कोर्स mg है 30 न्यूटन, और नीचे वाले 7 kg ब्लॉक ने ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया लेट्स से बेटा n2। 20 नीचे 30 नीचे तो 50 नीचे, तो नॉर्मल फोर्स आएगा 50 न्यूटन। इस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है? बेटा उसकी वैल्यू को मैंने एक बार के लिए F2 मैक्स लिख दिया। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है 0.3, बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस पर मल्टीप्लाइड बेटा इस सरफेस पर नॉर्मल, बेटा इस सरफेस पर नॉर्मल है 50, आई थिंक बेटा इट इज 15 न्यूटन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन होगा, मैं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर 15 न्यूटन तक कितना ही हो सकता है। और इसी तरीके से यहाँ पर बी और सी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है। मेरे कहने का अर्थ है कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर 4 न्यूटन तक कितना भी हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से। चलिए बेटा, तो मेरा पहला असम्पशन था लेट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर सारे के सारे साथ मूव करेंगे तो सामने की तरफ कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन, पूरे सिस्टम का मास है 732, बेटा कितना 12 kg, और मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आंसर फाइनल है ऐसा मस्ट नहीं बेटा, अभी तो सोचना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ 5/6 आ रहा है, अच्छी बात है। इन दोनों का एक्सेलरेशन सामने की तरफ किस कारण से आया? क्या mg कारण आया? आप बोलोगे नहीं। क्या बेटा नॉर्मल कारण आया? नहीं, वो तो सारे वर्टिकल है। तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन आया किस वजह से? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन की वजह से।
जैसे ये 7 kg का ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो ये वाला ब्लॉक इससे कहेगा भाई देख मैं आगे जा रहा हूं, तू भी आगे चल, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा आगे जो स्टैटिक होगा। तो चलिए बेटा चेक करते हैं। ये 3 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, ये दोनों के दोनों सामने की तरफ 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहे हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही बेटा, ठीक है। लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स और है बेटा, मैंने उसे F2 लिख दिया है। ये इस 3 kg पर F2 किसने लगाया बेटा? 7 kg ने। 7 kg ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो वो इस पर फ्रिक्शन लगा देगा आगे। अब दोनों के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस पूरे सिस्टम के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है F2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू बेटा इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 5/6, आई थिंक इट इज 25/6 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 25/6 न्यूटन। एक बार चेक कर लो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स 25/6 न्यूटन हो तो सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। 25/6 इज रफली बेटा 4 पॉइंट समथिंग। इस सरफेस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल चुके हैं 15 न्यूटन तक, कितना भी चलेगा। क्या 25/6 न्यूटन मिल जाएगा आपको? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर 15 तक तो इस सरफेस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 15 न्यूटन से भी कम चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। इट मीन्स दैट फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 25/6 न्यूटन। आपको ठीक है सर, इसको तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। सर एक बार 2 kg को भी चेक कर लो बेटा, कर लेता हूँ। इस 2 kg ब्लॉक के पास आखिर सामने की तरफ 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया कहां से? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ mg 20 न्यूटन से तो आया नहीं होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ 20 न्यूटन से तो आया नहीं होगा, तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? जरूर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। किसने लगाया होगा? 3 kg ने। 3 kg ने जरूर बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होगा सामने की तरफ F1, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 into 5/6, I think बेटा that is 5/3। बेटा 5/3 is nearly 1.67 न्यूटन। क्या इतना फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। इस 2 kg और 3 kg के बीच में तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन तक मिल सकता है। ये तो 4 न्यूटन से बहुत छोटा है, बड़े आराम से मिल जाएगा। इट मीन्स दैट हमारी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। हमारा सबका ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू 15 न्यूटन नहीं है बेटा, उसकी वैल्यू 25/6 न्यूटन है। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 4 न्यूटन नहीं है बेटा, वो बेटा 5/3 न्यूटन है। सिंपल। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। चलिए बेटा इसी में अगला सवाल, अगेन बेटा नया सवाल है। आपने बेटा इस ब्लॉक पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन ऐसे, 10 न्यूटन ऐसे लगा दिया बेटा, 10 न्यूटन ऐसे लगा दिया। सवाल बेटा फिर से वही है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसी की वैसी है। फिर से बेटा आपको पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना है। चलिए बेटा करते हैं, अभी करते हैं। बेटा सवाल कहाँ से अपन करना स्टार्ट करेंगे आप लोग जानते ही हैं बेटा, हमारी बात ही यहीं से स्टार्ट होती है कि लेट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सारे के सारे जो ब्लॉक हैं वो एक साथ चलना स्टार्ट होंगे बेटा। यहाँ से तो अपन बात स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बेटा अपन बड़े आराम से सारा का सारा काम कर लेंगे। चलिए बेटा मैंने ये फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज है ना वो तो लिखी रहने दी, बाकी बेटा अपन कैलकुलेशन धीरे धीरे कर लेंगे। चलिए सबसे पहले लेट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स, इन दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स। पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ एक इकलौता फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एंड दिस 10 न्यूटन मस्ट बी इक्वल्स टू सिस्टम का मास। बेटा सिस्टम का मास है 12 इंटू एक्सेलरेशन। ले बेटा ये तेरा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया और इसकी वैल्यू है बेटा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा कॉमन एक्सेलरेशन है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये आंसर है या नहीं है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, है कि नहीं बेटा? तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 3 kg का ब्लॉक तो सामने की तरफ चल रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। सर ये 7 kg का ब्लॉक सामने की तरफ क्यों चल रहा है? इस ब्लॉक को अगर खींचोगे तो इसके साथ चिपक कर बेटा 2 kg और 7 kg भी सामने की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जरूर इन पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है।
7 kg पर जरूर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है F2 और 2 kg पर जरूर सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F1। 7 kg को देखो बेटा, 7 kg के ब्लॉक पर, ठीक है ना, mg नॉर्मल वो तो सब कहानी है ही है। 3 kg जैसे आगे जाने लगा, उसने कहा कि भाई मैं तो आगे जा रहा हूं, तू भी आगे चल। तो 7 kg बोलेगा कि मैं आगे कैसे जाऊं, मेरे पास तो सामने तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, सारे mg नॉर्मल तो वर्टिकल है। तो 3 kg कहेगा कि देख मैं तेरे ऊपर सामने की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दूंगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे बीच में रिलेटिव मोशन को अवॉइड करेगा, और यही तो फ्रिक्शनल फोर्स का एम है। तो हमारे इस 7 kg के पास सामने की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा जिसकी वैल्यू है F2, और इसके कारण इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए सामने की तरफ 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, क्या 7 kg के पास 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ सकता है? आप बोलोगे हाँ सर, चेक कर लेते हैं। F2 मस्ट बी इक्वल्स टू 7 इंटू 5/6। आई थिंक दिस इज 35/6। 6 न्यूटन से कम है बेटा ये तो। F2 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन है। इन दोनों के बीच में 3 kg और 7 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है 15 न्यूटन, और तुम्हें चाहिए बेटा सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग। मिल जाएगा? हाँ बेटा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। इट मींस दैट फ्रिक्शनल फोर्स तो बेटा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले ब्लॉक को और चेक कर लो बेटा। अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक को अगर चेक करूं तो 2 kg वाले ब्लॉक के पास भी बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेशन है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ mg 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल 20 न्यूटन के कारण तो ये आ नहीं सकता। जरूर 3 kg आगे जा रहा था तो उसने इस पर जरूर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया सामने की तरफ F1, एंड दिस F1 मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 5/6। आई थिंक बेटा दैट इज 10/6। बड़ा कितना आ गया? दैट इज 5/3। बड़ा दैट इज क्या 5/3 फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है, तो 1.67 न्यूटन के आसपास है। इतना फ्रिक्शनल फोर्स तो बड़े आराम से मिल जाएगा। इट मींस दैट तीनों ब्लॉक को एक साथ चलाने के लिए जितने जितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है उतना उतना फ्रिक्शन सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ब्लॉक साथ ही मूव करेंगे और तीनों का ही कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी कितना बेटा? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है बेटा। चलिए बेटा, अगला सवाल। अगले सवाल में बेटा हमने यही 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमने सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया, ठीक है ना। कहानी बेटा वापस से वही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और उनके बीच में लगने वाला बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। सब बता देंगे बेटा, कोई बहुत बड़ा जुगाड़ बेटा ये है नहीं, बिल्कुल सारा काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से हो जाएगा। चलिए निपटाते हैं इस काम को। चलिए बेटा, वही कहानी बेटा। पहला केस, लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। बोथ द बेटा क्या, ऑल 3 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सामने की तरफ पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा फोर्स बेटा, कौन सा? 10 न्यूटन। ये वाले सारे फोर्स तो इंटरनल है। 10 न्यूटन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिस्टम का मास। बेटा सिस्टम का मास कितना है? 7, 3, 10, 12। तो आप बोलोगे सर 10 मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। बेटा कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर 2 kg के पास तो ये एक्सेलरेशन आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास ये 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया कहां से? जरूर उन पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा आगे की तरफ। चलिए बेटा, उनके पास फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगा होगा, उसको चेक करते हैं कि उतना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, देखते हैं। 3 kg और 7 kg हमारी सिचुएशन के हिसाब से ये 3 और ये 7, ये दोनों मिलकर सामने की तरफ भाग रहे हैं विद एक्सेलरेशन 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरूर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए बेटा। वो 2 kg ने 3 kg पर सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया, दैट इज F1। ये एक बार F2 दिखाने की जरूरत नहीं, वो इंटरनल है। F1 मस्ट बी इक्वल्स टू सिस्टम का मास बेटा 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 5/6।
एक्सलरेशन इज 5/6 बेटा, दैट इज आई थिंक 25/3 बेटा, 25/3 बेटा मेरे ख्याल से 8 पॉइंट समथिंग आ गई। और बेटा ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स तो इस सरफेस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा है, और अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब बेटा ये 2 kg 3 kg 7 kg साथ साथ नहीं जाएंगे, और अगर साथ साथ नहीं जाएंगे इट मीन्स दैट बेटा पक्की बात है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो इनके बीच में बेटा फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक नहीं होगा बेटा, बल्कि क्या होगा, काइनेटिक। इट मीन्स दैट हमारा केस 1 फेल्ड। बेटा हमारा जो कॉमन एक्सेलरेशन निकाला था वो तो गलत निकल गया बेटा, कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे कि हमें इससे किस तरह से मैनेज करना है, हम बड़े आराम से देख लेंगे। बट वी नो दैट कि ऑल द ब्लॉक्स आर नॉट गोइंग टू मूव टुगेदर इन दिस केस, एंड और सबको साथ चलाने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए था ना बेटा उतना फ्रिक्शन तो आपके पास है ही नहीं, और अगर उतना फ्रिक्शन नहीं है इट मीन्स दैट सारे के सारे ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे, और बेटा सारे के सारे ब्लॉक अगर साथ नहीं चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चारा बचता है कि बेटा क्या होगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां बेटा फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक होगा। तो चलो बेटा करते हैं उसको मैनेज। मैनेज करते हैं इस बात को। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, फिर से देखो बेटा 2 kg ब्लॉक को, ये 2 kg का ब्लॉक, इस पर कौन से फोर्स, इस पर 10 न्यूटन आ गए, तो इस पर 10 न्यूटन आगे दिखा दो बेटा, mg नॉर्मल दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे इस पर 10 न्यूटन आगे लगाएगा ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, तो ये 3 kg को भी आगे ले जाना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन आगे, वही फ्रिक्शन इस पर पीछे। वो अलग बात है कि ये वाला फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, काइनेटिक। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन में बड़े आराम से लिखना आता है म्यू इनटू नॉर्मल, बेटा वापस से वही आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4 न्यूटन। 10 आगे 4 पीछे, बेटा सामने की तरफ नेट फोर्स आ गया 10 - 4 बेटा कितना, 6 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन आ गया सामने की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फेयर इनफ। अब इस 3 kg और 7 kg को देखो, ये जो 3 kg और 7 kg, इस 3 और 7 पर सामने की तरफ यही 4 न्यूटन आगे लग रहा है, ठीक है ना। फिर से बेटा हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, ये 4 न्यूटन अगर आगे लग रहा है तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर बेटा दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं तो सामने की तरफ कॉमन एक्सेलरेशन आना चाहिए। बेटा कितना कॉमन एक्सेलरेशन आना चाहिए, 4 / 10, आई थिंक 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसका तो 2/5 हो जाएगा, 7 kg के लिए चेक कर लो कि इसका एक्सेलरेशन 2/5 हो भी सकता नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे सर 7 kg का जो ब्लॉक है उस पर आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए जो स्टैटिक होगा, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 7 kg मल्टीप्लाइड बाई इस तरफ एक्सेलरेशन है 2/5, दैट इज बेटा 14/5 या फिर बेटा 2.8 न्यूटन। क्या मेरे बच्चों यहाँ पर 2.8 न्यूटन मिल जाएगा आपको? हाँ सर, यहाँ पर तो 15 न्यूटन तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप मुझे कहोगे कि सर 3 kg और 7 kg तो एक साथ मूव करेंगे, दोनों का ही एक्सेलरेशन आएगा 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू होगी 2.8 न्यूटन, और 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगी तो इसका एक्सेलरेशन 3, इसका एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स 2/5, और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो काइनेटिक होगा, उसकी वैल्यू होगी 4 न्यूटन। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है बेटा। थोड़ा सिचुएशन टफ थी बट ठीक है बेटा, कुछ अच्छे बच्चे हों बेटा उनके लिए मैंने इस तरह से बेटा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी कराई दी है। बाकी बेटा बाकी बच्चों ने भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बातें तो इसमें सीखी होंगी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, हल्का सा बेटा कॉन्सेप्ट है, जस्ट मुझे स्टेट करना है, हो सकता है बेटा कभी किसी सिचुएशन में काम आ जाए, तो उसे और देख लीजिए बेटा। क्या कहता है बेटा ये कॉन्सेप्ट, देखिएगा। अगर आप किसी ब्लॉक पर फ्रिक्शन और टेंशन दोनों लग रही हो, तो टेंशन और फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से एडजस्ट करेंगी, उस बात को लेकर बेटा एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा उसको। बेटा एज ए नोट लिख लीजिए।
ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रफ सरफेस और बड़ा कोई फिक्स्ड वॉल, यहां कहीं बड़ा कोई m मास का ब्लॉक है और इस m मास के ब्लॉक को बड़ा हमने जिस सरफेस पर रखा हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस m मास के ब्लॉक को बड़ा हम लोगों ने ऐसे किसी स्ट्रिंग से, मासलेस लाइट स्ट्रिंग से बड़ा ऐसे बांध दिया। दिस इज अवर आइडियल स्ट्रिंग। और मैंने क्या किया बेटा कि इस m मास के ब्लॉक पर सामने की तरफ फोर्स लगा दिया F। अब मैं धीरे धीरे इस F को बढ़ा रहा हूं। इतना तो तय है कि बेटा ये m मास का ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। भाई रस्सी से बांध रखा है, जाने से तो रहा, रस्सी टूट जाए तो अलग बात है, अदरवाइज जाने से रहा। तो इस जरूर F फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। एक तो बड़ा ऑफ कोर्स बैलेंस कर रहा होगा टेंशन और एक बैलेंस कर रहा होगा ऑफ कोर्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कौन सा, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन होना चाहिए स्टैटिक। ठीक है ना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना तो तय है, इक्वेशन तो इस बात की तय है कि आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, ये तो तय है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं F को बढ़ाऊंगा तो कौन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा या फ्रिक्शन बढ़ेगा? दोनों में से क्या सिर्फ एक जना ही बढ़ेगा या दोनों बढ़ेंगे? इस बात को डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो बड़ा मेरी बात सुनना, अगर मैंने ये फोर्स नहीं लगाया तो रस्सी में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, तो टेंशन भी जीरो, ब्लॉक आगे जाना नहीं चाहेगा तो फ्रिक्शन भी जीरो। फेयर इनफ। अब मैंने धीरे 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 इस F को बढ़ाया। जैसे ही आप F को बढ़ाओगे तो इस m मास के ब्लॉक के आगे जाने की टेंडेंसी होगी। जैसे ही m मास के ब्लॉक के आगे जाने की टेंडेंसी होगी बेटा, वैसे ही नीचे वाले सरफेस लगा देगी फ्रिक्शन। कहने का अर्थ ये कि बेटा रस्सी में शुरुआत में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं आया। रस्सी में हल्का फुल्का तनाव तब आएगा जब ब्लॉक जो है वो हल्का सा थोड़ा सा बेटा रस्सी को खींचेगा, और थोड़ा सा खींचने के लिए बेटा उस पूरे के पूरे ब्लॉक पर पीछे की तरफ जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है उतना लग जाना चाहिए। तो इसका अर्थ बेटा ये हुआ कि अगर आप शुरुआत में इनिशियली अगर आप F को बढ़ाओगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ही बढ़ेगा और रस्सी में बेटा किसी प्रकार का खिंचाव ही नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे 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 F को बढ़ाओगे बेटा वैसे वैसे ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो सरफेस की जो फ्रिक्शन फोर्स वो लगातार बढ़ता जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर होगा क्या कि नीचे वाले सरफेस और ब्लॉक के बेटा ऐसे कुछ इंटरलॉकिंग वगैरह हो जाएगी। ऐसे सरफेस जो है उसके बेटा कुछ सरफेस ऐसे बाहर निकली होगी और उस ब्लॉक के बेटा ऐसे इंटरलॉकिंग, ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस और जो नीचे जो जमीन है उसके बीच में ऐसे इंटरलॉकिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे 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 आप फोर्स बढ़ाओगे तो बेटा ऐसे जो इंटरलॉकिंग है बेटा उस पर लगातार प्रेशर लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और कभी ना कभी उस ब्लॉक की बिल्कुल टेंडेंसी होगी आगे जाने की। जैसे ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने होगी बेटा तब जाके आपकी स्ट्रिंग खींचेगी। तो स्ट्रिंग तब तक नहीं खींचेगी बेटा जब तक आपका फ्रिक्शन बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो बेटा आप F को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा आप F को बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा कर लिया कि फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया। अब बस अब अगर आपने F को और बढ़ाया तो अब कौन बढ़ेगा, अब आपका टेंशन बढ़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर आपके F की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू mg है तब तक तो जितना F है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है और आपके टेंशन की बेटा वैल्यू जीरो है, रस्सी में कोई खिंचाव ही नहीं आया। और जैसे बेटा आपके F की वैल्यू म्यू mg से ज़्यादा या बेटा उसके बराबर है तो उस केस में F आगे पीछे की तरफ बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो ही चुका है, बाकी बेटा आपकी टेंशन, फिर आप कह सकते हो कि टेंशन की वैल्यू आएगी F माइनस Fs मैक्सिमम या बेटा F माइनस म्यू mg। तो बेटा मैं तो सिर्फ इतनी सी बात इस तरह से कहना चाह रहा हूं। सो आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ पूछ ले तो क्या ग्राफ बनाएंगे, F0 तो फ्रिक्शन जीरो, F को बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा,
एफ बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, एफ बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक बेटा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर नहीं आती। बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स म्यू एम जी तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते बढ़ते म्यू एम जी। उसके बाद में आप एफ जितना बढ़ाना चाहो बेटा बढ़ा लो, फ्रिक्शन की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर अब हम जो एफ बढ़ा रहे हैं उसको कौन बैलेंस कर रहा है? बेटा अब उसको बैलेंस करेगा आपका टेंशन। तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन टेंशन एंड फोर्स, तो आप कह सकते हो कि टेंशन पर पावर 1 है, एफ पर पावर 1 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1 एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट माइनस म्यू एम जी। तो आप कह सकते हो कि पहले तो टेंशन 0 है। कब तक टेंशन 0 है? जब तक बेटा आपके एफ की वैल्यू म्यू एम जी नहीं हो जाती। और उसके बाद टेंशन और एफ के बीच में ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसे, और ये वाला एंगल बेटा आपके पास 45 डिग्री। तो जब तक बेटा आपके एफ की वैल्यू म्यू एम जी नहीं आती तब तक टेंशन 0 रहेगा, और उसके बाद बेटा जितना तुम एफ बढ़ाओगे उतनी उतनी टेंशन लगातार बढ़ेगी। थोड़ा इतनी सी बात है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इनिशियली अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो बेटा पहले उसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन। अगर फिर भी बेटा आपका एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा हुआ तो जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको बेटा बढ़ाएगा, उसको बैलेंस कौन करेगा? टेंशन। जो कहानी बेटा मैंने यहाँ पर टेंशन के लिए बोली बेटा वही कहानी बेटा मोर और लेस नॉर्मल के लिए भी है। सेम कहानी बेटा आपके नॉर्मल के लिए भी है। आएगी जैसे बड़ा मान लीजिए ये बड़ा कोई एम मास का ब्लॉक, ये बड़ा आपके पास वॉल, बड़ा दीवार और नीचे वाले सरफेस पर बड़ा दीवार क्या एम मास का ब्लॉक और फर्श के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मैंने इस तरफ फोर्स लगा दिया एफ, तो एक तो बड़ा जी जैसे ही इधर जाना चाहेगा तो बड़ा फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे स्टैटिक, प्लस ये जमीन की बड़ा क्या ये वॉल भी कोई ना कोई नॉर्मल लगाएगा। वी नो इट वेरी वेल कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो वी कुड से कि एफ शुड बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर आप एफ को बढ़ाओगे 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 तो ऐसा नहीं कि बेटा ये एम मास का ब्लॉक वॉल को या वॉल इसको पुश करना स्टार्ट कर देगी। पहले तो इस एफ को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। तो अगर आप एफ को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और शुरुआत में तो एम मास का ब्लॉक और वॉल एक दूसरे को धक्का लगाएंगी, नॉर्मल फोर्स 0 होगा, और इस एफ को सिर्फ कौन बैलेंस कर लेगा? फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम ऐसे अगर एफ को बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन बढ़ते 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 लिमिटिंग तक पहुंच जाएगा। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक होगा वो हल्के से बेटा इस दीवार को टच करेगा, तो बेटा दीवार उसको ऐसे पुश करेगी, फिर नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उस केस में बेटा ये कहेंगे कि बेटा जैसे ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तक बेटा पहुंचा, अब आपके पास नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। तो जब तक एफ की वैल्यू म्यू एम जैसे छोटी है तब तक आपके एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होगी, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आपकी एफ की वैल्यू म्यू एम जैसे बड़ी हुई बेटा वैसे ही एफ की वैल्यू होनी चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस नॉर्मल के बराबर। कोई हमसे नॉर्मल पूछना चाहे तो हम बोल देंगे कि जब तक एफ की वैल्यू फ्रिक्शन को बैलेंस कर पा रही है तब तक तो नॉर्मल 0 होगा, और उसके बाद हम बोल देंगे कि नॉर्मल प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। ग्राफ बड़ा मोर और लेस यही होंगे, बस बड़ा यहाँ पर टेंशन को हटाकर नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इतना सा काम है बेटा। तो चलिए बेटा, मैंने 3 ब्लॉक प्रॉब्लम बेटा वैसे तुम्हें कराई तो सही, बट ठीक है बेटा, वो तो सिर्फ इसलिए कि वो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वाले जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे उनकी ही एक तरह से रिवीजन वगैरह हो जाए। आप लोग बेटा सारी शीट निपटा लें फ्रिक्शन की, छोटी सी बेटा शीट है, सारे सवाल कर लें। ठीक, आगे चलते हैं।